गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने बात की थी अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऑर्डर को यूज़ करते हुए हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें कैथोड और एनोड पे क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कल की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल थी। अगर आपको कोई भी डाउट है उस क्लास से रिलेटेड तो ज़रूर से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बेसिकली 3 टाइप की कंडक्टेंस पे हम फोकस रखेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। साथ ही में कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे और कंसंट्रेशन पे बेस्ड एक लॉ होगा जिसको हम पढ़ेंगे जो कि है कॉलराउश लॉ। ओके, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और हो सकता है आज की क्लास में थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको लगे इसको कवर करने के लिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो कंडक्टेंस को हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, फिजिक्स में हम एक बहुत ही सिंपल सा लॉ पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर। V क्या है यहाँ पे? V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट्स में, जिसको आप जनरली वोल्टेज बोलते हैं। I जो है यहाँ पर वो है करंट इन एम्पियर और R जो है वो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो होती है ओम। ओके, इस इक्वेशन से अगर हम देखें रेजिस्टेंस क्या होगा तो रेजिस्टेंस होगा V अपॉन I। मीन्स रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विथ करंट इन एम्पियर। ओके, और इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो होगी ओम। अब देखिए, ये तो बात हुई ओम्स लॉ के टर्म्स में रेजिस्टेंस के बारे में। हम एक जनरल रिलेशन देखें अगर रेजिस्टेंस का, तो किसी भी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, सपोज कोई वायर आपके पास है और आपको उसका रेजिस्टेंस चेक करना है, तो उस वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा और साथ ही में उस वायर की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी, यानी कोई वायर अगर थिक है तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ओके, देखिए 2 फैक्टर्स यहाँ पे वेरी करते हैं। एक तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। यानी जब आप उस वायर को कट करेंगे तो उसका एरिया कितना है, यानी ये वाले एरिया की अपन बात कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर जिसको आप बोलते हैं, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है उस पे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है। ओके, ये आप इसको नोट कर लेंगे, जितना भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। व्हाट क्या है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए, हमने पढ़ा R is directly proportional to L length and inversely proportional to area। और जब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा यहाँ पे रो। ठीक है, और रो को हम यहाँ पे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ठीक है, इक्वेशन अपनी बन गई R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब रो को हम डिफाइन कैसे करेंगे? जब लेंथ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस केस में क्या हो गया? लेंथ भी आपकी यूनिटी हो गई और एरिया भी आपका यूनिटी हो गया। तो जो रेजिस्टेंस है वही किसके इक्वल है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के इक्वल है। सपोज आपके पास एक वायर है, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसके एरिया का क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये जो छोटा ब्लॉक बन रहा है उस वायर का, इसका जो रेजिस्टेंस है वही उसकी रेजिस्टिविटी रो होगी।
ओके और ये हर एक कंडक्टर के लिए इसका वैल्यू स्पेसिफिक होगा, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर अपन यूनिट देखें तो देखिए R इक्वल्स टू है रो L बाई ए, तो रो क्या हो गया R A बाई एल। R यहाँ पे है रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट है ओम, और एरिया की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट हो गई सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होता है, तो रेजिस्टिविटी की हमको यूनिट मिलती है ओम सेंटीमीटर। सो आई होप आपको रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इन्हीं से रिलेटेड हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉन एज कंडक्टेंस, और इसके लिए जो सिंबल है वो हम डिसाइड करते हैं C। तो व्हाट इज C? C इज इक्वल्स टू 1/R। और अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस क्या थी, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते थे तो आपको एक सिंबल मिलता था रो। सो R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो R का वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा C इक्वल्स टू 1/रो इंटू A बाई एल। ओके सो यहाँ पे जो 1/रो है इसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो ये जो इक्वेशन हमारी बन रही है ये है कंडक्टेंस के लिए। ओके सो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि C इक्वल्स टू हमें मिला 1/रो इंटू A बाई एल। सो ये जो 1/रो है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, और इसको हम एक सिंबल डिनोट करते हैं कप्पा। ओके सो कंडक्टेंस क्या हुआ, कप्पा इंटू A बाई एल। एक और चीज देखिए, जो कंडक्टेंस है उसकी यूनिट को हम डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टेंस था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम। तो कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो होगी ओम इनवर्स। ठीक है, ओम को हम वर्ड्स में ऐसे भी लिखते हैं OHM, और ओम इनवर्स को हम अगर वर्ड्स में लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे MHO। ठीक है, ओम इनवर्स ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, और ये इसका सिंबल है। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की यूनिट की। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट थी ओम सेंटीमीटर, तो कंडक्टिविटी की यूनिट होगी इसकी रेसिप्रोकल ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को ही एक सिंबल देते हैं सीमेंस। सो कैपिटल एस आपको कहीं भी अगर लिखा हुआ मिलता है किसी क्वेश्चन में यूनिट में, तो आप उसको ओम इनवर्स ही मानेंगे। ओके वो कंडक्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से क्विकली आपको बता देता हूं। रेजिस्टेंस क्या था, R इक्वल्स टू रो L बाई ए। देन रो क्या था, रो था R इंटू A बाई एल। देन आपका कंडक्टेंस क्या था, 1/R या 1/रो इंटू A बाई एल, और 1/रो को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी या कप्पा। ठीक है, तो ये 4
डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और इन सभी की इक्वेशंस विथ यूनिट आप लिख लीजिए। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अब देखिए, कंडक्टेंस हमने पढ़ी कप्पा इंटू ए बाई एल। ओके, सो कप्पा क्या होगा, कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए, और ये जो रेशियो है लेंथ बाई एरिया, इसको किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ओके, सो आपका कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा क्या हो गया, कंडक्टेंस C इंटू सेल कांस्टेंट। ओके, सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान रखना, कप्पा इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की। मोलर कंडक्टेंस क्या है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा एंड द वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ओके, सो व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा m इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और ये जो प्रोडक्ट है ये होना चाहिए 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सो 1 मोल से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है तो हम क्या करेंगे, उसको पर मोल करने के लिए मोलरिटी से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और मोलरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। ओके, सो लीटर को सेंटीमीटर उसमें ml में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो वो ऊपर आके इंटू 1000 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे, m इक्वल्स टू कप्पा बाई मोलर कंसंट्रेशन इंटू 1000। अब देखिए यूनिट क्या होगी इसकी, कप्पा की यूनिट थी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और जो मोलरिटी है उसकी यूनिट है मोल पर लीटर, और बिकॉज हमने वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में लिया है तो इसको मोल पर मिलीलीटर भी बोलते हैं, और मिलीलीटर को अब जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इन यूनिट्स को जब आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट मिलेगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल इंटू सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल, तो ये बचा सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो यूनिट है वो आपको मिली ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस यूनिट को आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी, और यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या पर मोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, आपको बताना है ये दो जो आपको कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं इनमें से किसकी मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम है। पहला है 0.08 मोलर सॉल्यूशन एंड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज 2 इंटू 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और दूसरा आपको दिया है 0.1 मोलर सॉल्यूशन एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज 50 ओम सेंटीमीटर। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला में वैल्यूज़ को आपको पुट करना है। फॉर्मूला क्या है मोलर कंडक्टिविटी के लिए, लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। अब आपको पहले क्वेश्चन के अंदर कप्पा का वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻² और मोलरिटी गिवन है 0.08 मोलर, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और सेकंड क्वेश्चन में आपको कंडक्टिविटी का वैल्यू गिवन, यानी कप्पा का वैल्यू गिवन नहीं है बट आपको रेजिस्टिविटी का वैल्यू गिवन है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सो आपको सेकंड क्वेश्चन में कप्पा को
कैलकुलेट करने के लिए आपको 1/50 इसको करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 1/50 कर देंगे, बाद में आपको मोलरिटी भी गिवन है, तो आपको आंसर मिलेगा 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए जो सिंबल है वो है लैम्डा EQ। ठीक है, ये क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो इस कंडक्टेंस में और मोलर कंडक्टेंस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो था लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो होगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C है, वो है इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन या ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमें इसको थोड़ा क्लियरली समझने के लिए रिलेशन देखना पड़ेगा मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में। उससे पहले एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको गिवन है द रेजिस्टेंस ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज 50 ओम। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है इसी को आप C मानिए। इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन और नॉर्मल कंसंट्रेशन एक ही चीज़ है। इसको नॉर्मलिटी को हमने डिस्कस किया था जब हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूशन। उसकी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा है। अगर आपको नॉर्मलिटी में कुछ भी डाउट है तो उस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज 50 ओम। तो आपको रेजिस्टेंस गिवन है 50 ओम और आपको कंसंट्रेशन गिवन है 1 नॉर्मल। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, यानी आपसे लैम्डा EQ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछी है। इफ द 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच वन हैविंग एरिया ऑफ 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन है रेजिस्टेंस, ठीक है, और आपको गिवन है इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन या नॉर्मल कंसंट्रेशन, और हमें चाहिए क्या? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लैम्डा EQ इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई C या N। नॉर्मल कंसंट्रेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। तो कप्पा हमको कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस हमको गिवन है। तो देखिए रेजिस्टेंस से आप कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। C इक्वल्स टू 1/R, और ये किसके इक्वल है? 1/ρ इंटू A/L, और 1/ρ ही क्या है? कप्पा या कंडक्टिविटी। तो आपको A गिवन है, एरिया 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको लेंथ गिवन है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की 2.1 सेंटीमीटर, और आपको R का वैल्यू गिवन है। क्या हो जाएगा? कप्पा इक्वल्स टू 1/R इंटू L/A। इस एक फॉर्मूला को यूज़ करके आप कप्पा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा 1/100, और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा 10। यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम रिलेशन को समझते हैं। फॉर्मूला क्या था? लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई m मोलरिटी, और मोलरिटी क्या है? नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है? कप्पा इंटू 1000 बाई n। n है यहाँ पे नॉर्मल कंसंट्रेशन।
सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। सो यहाँ पर अगर हम n को m से रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा m इंटू वैलेंसी फैक्टर। सो ये हो गया आपका मोलर कंडक्टेंस और डिवाइड बाय क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर। सो मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर अगर कोई आयन है, सपोज इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है NaCl, ठीक है, तो NaCl के लिए वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू होगा 1, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ये कर रहा है। सपोज आपके पास है कॉपर सल्फेट, तो इसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर है इसका वैल्यू होगा 2, क्योंकि एक कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट या कंज्यूम कर सकता है। सपोज आपके पास है AlCl3, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए वैलेंसी फैक्टर होगा 3। अब देखिए, जो फैक्टर्स कंडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं वो है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, टेम्परेचर एंड डाइल्यूशन। तो इसमें जो डाइल्यूशन वाला फैक्टर है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और बाद में कोलराउश लॉ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो देखिए 1 by 1 सभी फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, अब देखिए इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वो आयन उतना ही कम फ्रीली मूव कर पाएगा, जिस वजह से उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। तो अगर आप चाहते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी अच्छी हो तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच का अट्रैक्शन कम होना चाहिए। सो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। उसके बाद हम बात करते हैं पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट जितना ज़्यादा पोलर होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट उतना ही ज़्यादा डिसोशिएट होगा, यानी उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस फॉर्म होंगे। सो पोलरिटी अगर सॉल्वेंट की बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। सो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद में हम बात करते हैं विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो मीडियम उतना ही थिक होगा या विस्कस होगा, और थिक मीडियम के अंदर आयन की जो मोबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि जो मीडियम है वो लेस विस्कस होना चाहिए। विस्कोसिटी बढ़ने से कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। देन हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने फर्स्ट क्लास में डिफरेंस किया था मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में। तो अगर आप मेटेलिक कंडक्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका डीकम्पोजिशन बढ़ेगा, साथ में उन आयंस की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ध्यान रखना ये टेम्परेचर का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कंडक्टिविटी पे अप्लाई होगा। मेटेलिक अगर आप एस्पेक्ट में देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब देखिए लास्ट फैक्टर है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है सपोज आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका अमाउंट अभी भी उतना ही है, 1 मोल ही है, और आप क्या कर रहे हैं कि बाहर से एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को ऐड करते जा रहे हैं। तो जैसे ही आप सॉल्वेंट को ऐड करते जाएंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो डाइल्यूशन है वो इंक्रीज होगा, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। डाइल्यूशन का जो इफेक्ट है वो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे डिफरेंट तरीके से पड़ेगा, और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है उस पर डिफरेंट तरीके से पड़ेगा। कैसे, इसको जरा समझिए। सपोज आप
इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाइल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो दूर दूर चले जाएंगे। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता जब लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टेंस है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या कप्पा। तो जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो इस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml में आने वाले नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि पहले जब आयंस पास पास थे, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही आपने डाइल्यूशन बढ़ाया आयंस जो है वो दूर दूर जाना शुरू हो चुके हैं, जिस वजह से उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में आने वाले नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे और उस वजह से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या जो कप्पा है उसका वैल्यू डिक्रीज होगा अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। जबकि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में डिफरेंट है। मोलर कंडक्टेंस क्या थी? कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या थी? कंडक्टेंस ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन और यहाँ पे नॉर्मल कंसंट्रेशन है। अब जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे आयंस जो है वो दूर दूर जाएंगे और आयंस को मूव करने के लिए और भी ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी और आयनिक मोबिलिटी बढ़ने की वजह से मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है, इसको कंसंट्रेशन के टर्म में भी पूछ सकता है। देखिए, डाइल्यूशन जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो इसका मतलब कंसंट्रेशन को आप डिक्रीज कर रहे हो, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से कप्पा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, लेकिन लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस कहाँ होगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगी। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है जीरो कंसंट्रेशन, क्योंकि इनफाइनाइट अगर डाइल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन जीरो होगी। सो जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मैक्सिमम होगी। सो ये कई बार हमें कंफ्यूज करता है कि जीरो कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम कंडक्टेंस कैसे हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको डाइल्यूशन के तरीके से इमेजिन करेंगे तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन समझ में आ गया होगा। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगी, लेकिन मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। कंसंट्रेशन कम करने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगी और मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगी। सो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस कहाँ होगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या फिर जीरो कंसंट्रेशन पे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अपने वर्ड्स में नोट कर लीजिए और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए, when the whole of electrolyte has ionized, further addition of water bring a small change in the value of equivalent or molar conductance. This stage is called infinite dilution. यानी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करते जा रहे हैं तो क्या होगा? उस इलेक्ट्रोलाइट का डीकम्पोजिशन इंक्रीज होगा। डीकम्पोजिशन इंक्रीज होने का मतलब है मोर नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस प्रोड्यूस होंगे, और जैसे ही मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब 100% डीकम्पोजिशन हो चुका होगा, यानी अब और आयंस प्रोड्यूस होने के लिए आपके पास बचे नहीं हैं। तो अब क्या होगा? जो कंडक्टेंस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है और उसी फेज को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, सो अगर आपको किसी भी डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है कि कितना डिसोसिएट वो इलेक्ट्रोलाइट हो चुका है, तो उसको हम कर सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा बाई लैम्डा इनफाइनाइट,
क्योंकि इनफाइनाइट पे कंडक्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगी और लेमडा किसी और टाइम पे जो कंडक्टेंस वो है, तो लेमडा और लेमडा इनफाइनाइट का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अब ये ग्राफ है, इस ग्राफ को जरा आप केयरफुली देखिए। ये दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स का डाइल्यूशन के साथ में रिलेशन को हमने शो किया है इस ग्राफ के अंदर। एक तो आपके पास है पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और दूसरा आपके पास है एसिटिक एसिड, और जो एसिटिक एसिड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब पहली क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो सॉल्यूशन के अंदर मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो सॉल्यूशन के अंदर लेस या कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करता है। लेकिन जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं एसिटिक एसिड में जैसे ही आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, इधर जो है वो कंसंट्रेशन कम हो रही है, और कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है राइट टू लेफ्ट। ओके, सो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो आप देख रहे हो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ये काफ़ी तेजी से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं जैसे आप डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। बट पोटेशियम क्लोराइड के केस में जो कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन के साथ में एक कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी जितने नंबर ऑफ आयंस इसको प्रोड्यूस करने थे ऑलमोस्ट 90% या 95% ये ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुका है। लेकिन एसिटिक एसिड जो है वो 5-6% ही नंबर ऑफ आयंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने के साथ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसकी कंडक्टेंस में आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है डाइल्यूशन के साथ में। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी 100% आप मान सकते हो, फिर भी थोड़ी जो कंडक्टिविटी बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है डाइल्यूशन को इंक्रीज करने के साथ में। ठीक है, तो ये ग्राफ को आप ड्रॉ करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 384 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आपको लैम्डा EQ का वैल्यू गिवन है। If 49 gram H2SO4 per liter is present in solution and specific resistance is 18.4 ohm, then calculate the degree of dissociation। तो देखिए आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेमडा का वैल्यू गिवन है, यानी आपको लेमडा इनफाइनाइट गिवन है, और आपसे पूछा है अल्फा का वैल्यू। तो अल्फा क्या होता है, लेमडा बाई लेमडा इनफाइनाइट, और लेमडा आपको कैलकुलेट करना है इस कंसंट्रेशन पे। तो लेमडा का फॉर्मूला हो गया लेमडा इक्वल्स टू K/N इंटू 1000, और N क्या है, M इंटू वैलेंसी फैक्टर, और H2SO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू 2 होगा क्योंकि ये 2 आयंस प्रोड्यूस करता है। 49 ग्राम आपको मास गिवन था डिवाइडेड बाय मोलर मास H2SO4 का 98, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, और इसको आप डिवाइड करोगे वैलेंसी फैक्टर से, तो वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू यहाँ पे है 2, तो ये इक्वल है, तो आपको मिलेगा 1 नॉर्मल। तो कंसंट्रेशन तो होगी 1 नॉर्मल, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, 1 बाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है 18.4
तो ये आपको वैल्यू मिल गया कप्पा का। तो फॉर्मूला में जब आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 55। सो लेमडा का वैल्यू आपको मिला 55 और लेमडा इनफाइनाइट गिवन है 384, तो ये वैल्यू आपको मिला 0.14 और परसेंटेज के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 14%। अब देखिए लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कोलराउश लॉ। तो अभी हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और वहाँ हमने ये पढ़ा कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टेंस है या मोलर और मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो बढ़ती जाएगी और मैक्सिमम जो कंडक्टेंस है वो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो यही लॉ कहता है, द लॉ स्टेट दैट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the sum of ionic conductance of cation and anion given by the electrolytes at infinite dilution। यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो जितने भी कैटाइंस और एनाइंस का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस के सम के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर आपको NaCl की कंडक्टेंस को मेजर करना है तो ये होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सोडियम की कंडक्टेंस प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस के सम के इक्वल। ओके, सो दीज टर्म्स, जो अल्फा सोडियम अल्फा क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं आयोनिक मोबिलिटी ऑफ एनाइन एंड कैटाइन। मतलब है सपोज आपके पास है AlCl3, तो एक AlCl3 आपको देगा एक एल्यूमिनियम +3 और 3 क्लोराइड आयंस। तो इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस क्या होगा, लेमडा इनफाइनाइट AlCl3 इज इक्वल्स टू 1/3 कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम +3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 1/1 इंटू कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो जो चार्ज है इनका Z+ एंड Z-, इस ये 1/, के फॉर्म में यहाँ पे इंक्लूड होगा फॉर्मूला के अंदर। तो ये दोनों ही फॉर्मूला को आप नोट करेंगे। अगर AX/BY टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है या फिर AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, उन दोनों ही केस में हम इस तरीके से कोलराउश लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कोलराउश लॉ पे। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Al+3 एंड SO4-2 आयन आर 189 एंड 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट रेस्पेक्टिवली। कई बार क्या होगा, आपको जो वर्ड है वो कुछ और देगा बट यूनिट देख के आपको पता लगाना है कि कौन सी कंडक्टेंस ये यहाँ पे दे रहा है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है। उसके बाद देखिए कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। तो देखिए ये फॉर्मूला में जब आप पुट करेंगे तो 1/Z इंटू कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम +3 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 1/2 ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये फॉर्मूला बना और इस फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 143 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो मोलर कंडक्टिविटी होगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको मिली 143 और वैलेंसी फैक्टर Al2SO4 होल थ्राइस के लिए 6 है, क्योंकि 2 एल्यूमिनियम आयन है और हर एक आयन पे +3 चार्ज है। तो एक Al2SO4 होल थ्राइस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कैपेबल है। तो वैलेंसी फैक्टर का वैल्यू यहाँ पे 6 है। तो इसको आप 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए कोलराउश लॉ के कुछ एप्लीकेशन है। एक तो ये कि इस लॉ को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन द
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर लेंगे तो आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एट प्रेजेंट उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है उसके साथ में उसका रेशियो कैलकुलेट करके। सो अल्फा का भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोलराउट्स लॉ के हेल्प से। अब आपके लिए क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of a column of 0.05 mole per liter NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 to power 3 ohm। यानी आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है 5.55 into 10 to power 3 ओम। साथ ही में आपको कंसंट्रेशन गिवन है और इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो इससे आप एरिया निकाल सकते हैं और लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू रो L बाई A। तो L गिवन है, R का वैल्यू गिवन है, एरिया आप डायमीटर से निकाल लेंगे, डायमीटर का हाफ रेडियस हो गया यानी 0.5 सेंटीमीटर, और रेडियस से आप एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला को यूज करते हुए। ठीक है, तो जब आपको रो का वैल्यू मिल गया यानी रेजिस्टिविटी आपको मिल चुकी है। अब कंडक्टिविटी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रो, तो आपको कप्पा का वैल्यू मिल जाएगा। तो कंडक्टिविटी आपको मिल चुकी है, और कंडक्टिविटी आप जब आपको मिल चुकी है तो लैम्डाइम भी निकाल सकते हैं। लैम्डाइम क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.05 मोल पर लीटर। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर से बताइए। सो आज की क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर से उसको क्लियर कीजिए। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली 2 लॉ हम पढ़ेंगे, फेराडेज फर्स्ट लॉ एंड फेराडेज सेकेंड लॉ। तो फेराडे के जो लॉ है वो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, क्वालिटेटिव स्टडी एंड क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव में तो हम ये देखते हैं एनोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और क्वांटिटेटिव स्टडी में हम ये देखते हैं कि एनोड पे कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो फेराडेज के लॉ से हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इलेक्ट्रोलिसिस का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।